नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था गांधीवादी युग और इस गांधीवादी युग में या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण और तीसरे चरण का ही नाम था गांधीवादी युग। इस गांधीवादी युग की हम बात कर रहे थे और इस गांधीवादी युग में हमने एक क्लास का अध्ययन कर लिया है। बड़ा टॉपिक है इसलिए एक ही क्लास में तो नहीं हो पाएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया देखिए एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा है जीवन परिचय, ठीक है। फिर उसके बाद में जीवन परिचय के बाद में महात्मा गांधी का एजुकेशन, पढ़ाई, वकालत का कोर्स, लंदन चले जाना, साउथ अफ्रीका चले जाना और साउथ अफ्रीका से वापस आ जाना। ये सब पढ़ने के बाद जब वापस आए तो भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान, तो चंपारण सत्याग्रह, क्रमबद्ध अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट और रोलेट विरोधी आंदोलन, ये दो साथ चलते हैं। अब की बार राजस्थान पुलिस में यही प्रश्न आया था, रोलेट विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और उसके अलावा हमने पढ़ लिया है तहकीकात कमेटी। इन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज की हम जो क्लास है, आज की क्लास में हम अब आगे शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस क्लास का पहला टॉपिक होगा हमारा खिलाफत आंदोलन। क्या भी पहला टॉपिक खिलाफत आंदोलन, बात समझ गए होंगे। खिलाफत शब्द दो शब्दों को व्याख्या करता है, एक खलीफा और एक खिलाफ, दो शब्दों की व्याख्या करता है। तो देखिए जो हमारे सामने प्रश्न आते हैं ना उनको देखें। सबसे पहला आता है नेतृत्व। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो परीक्षा में प्रश्न आता है और उत्तर आता है अली बंधु। वो अली हैं मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो अली बंधु हैं जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और यह आंदोलन भारत में चला है 1920 में। कब चला है? 1920 में। अब हमें जानना होगा कारण क्या रहा। देखो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। टर्की का जो साम्राज्य है उसे नष्ट कर दिया गया था और टर्की में खलीफा का पद है जो इस्लाम धर्म के इस्लाम लोगों का एक गुरु का पद होता है, उस पद को भी समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए क्या पहली बार तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग हमारा साथ दो। कौन साथ दें? अंग्रेज। तो इस्लाम के लोगों को ऐसा विश्वास था कि टर्की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इस्लाम लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनकी सेना में शामिल हुए, पर फिर भी अंग्रेज़ों ने उनके साथ धोखा किया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इसके विरोध में उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इसके लिए 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस का आयोजन किया गया। पहला प्रश्न तो यही बन गया अपना सबसे बेस्ट क्वेश्चन। एक प्रश्न तो हमारा बन गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली व शौकत अली। और खिलाफत दिवस कब मनाया गया है? 31 अगस्त 1920 को। 1924 में यह आंदोलन जो है स्वतः ही समाप्त हो गया, पर इस आंदोलन में महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया। महात्मा गांधी के कहने पर, ध्यान रखना, महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया है, ठीक है। कि भाई आज हम इनका साथ देंगे तो कल ही हमारा देंगे और काम तो हमारा ही बनना है, भाई देश की आज़ादी की लड़ाई है। अब चलता है हमारा एक टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। शब्द को समझिए। असहयोग आंदोलन क्या कहना चाहता है? असहयोग आंदोलन कहना चाहता है कि अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो। भाई अंग्रेज भारत में क्यों हैं? क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं। उनकी हॉस्पिटल में हम डॉक्टर हैं, उनकी स्कूल में हम शिक्षक हैं, उनकी स्कूल ये सब उनके कोर्ट कचहरी में हम काम करते हैं। अगर हम उनका पूर्णतया असहयोग करें तो अंग्रेज यहाँ पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। यह महात्मा गांधी की सोच थी और आंदोलन शुरू किया गया असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में। देखिए सर्वप्रथम एक प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम असहयोग का प्रस्ताव, असहयोग जैसी बात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहाँ की थी, कब की थी? तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी बनाई गई थी दिल्ली में। ध्यान रखना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी कहाँ बनाई गई थी?
दिल्ली में 1920 में बनाई गई थी। इस खिलाफत कमेटी का नेता भी महात्मा गांधी ही थे और इस खिलाफत कमेटी में पहली बार महात्मा गांधी ने असहयोग शब्द जो है उसका जिक्र किया या उसका पहली बार जनता के सामने प्रस्ताव रखा है। किसके सामने भाई? जनता के सामने कि ऐसा अगर हम कुछ करें तो अंग्रेजों को निकाला जा सकता है। अब ये प्रस्ताव तो जनता के सामने था। अब आगे देखिए, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, क्योंकि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तो दिसंबर में होता है, पर अब एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर में हो रहा है 1920 में और कलकत्ता में हो रहा है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष देखिए आप, ये जो विशेष अधिवेशन हुआ ना भाई, इसका अध्यक्ष देखिए कौन है? लाला लाजपत राय। प्रश्न आता है लाला लाजपत राय कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आपका उत्तर होगा एकमात्र सिर्फ एक बार, और वो भी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। विशेष अधिवेशन वो होता है जब आवश्यकता पड़ जाए तो अचानक अधिवेशन बुलाना पड़े, नहीं तो अधिवेशन दिसंबर में होगा, पर अचानक जब अधिवेशन बुलाना पड़े तो उसे हम विशेष अधिवेशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था कलकत्ता वाले में। ये प्रश्न है हमारा सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न ये है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो कब हुआ 1920 और कब हुआ होगा दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जनता के सामने गांधी जी ने पहली बार रखा था दिल्ली में, किंतु कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन में रखा, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ नागपुर अधिवेशन में पास हो गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष था टी विजय राघवाचार्य, पिछले अधिवेशन के लाला लाजपत राय, और इसके कौन है भाई? कौन है भाई? टी विजय राघवाचार्य। यह अधिवेशन का एक प्रश्न बनता है, यह अधिवेशन कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन था संख्या बल के आधार पर। किसके आधार पर भी? संख्या बल के आधार पर, क्योंकि इसमें देखिए 14,582 कुल सदस्य थे। अब जो ये प्रस्ताव हो गया, कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव को मान लिया, स्वीकार कर लिया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस प्रस्ताव का विरोध कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। वो कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि असहयोग करने से चले जाएंगे, लड़ना ही पड़ेगा। एनी बिसेंट, एस.एन. बनर्जी और विपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने क्या किया? असहयोग आंदोलन जो था उसके प्रस्ताव का विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, यानी कि इनको कुछ ना कुछ विशेष बात लगी होगी या कुछ सुधार करवाना चाहते होंगे, ऐसी कोई बात होगी। तो असहयोग आंदोलन में प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में पास हुआ? तो उत्तर होता है नागपुर अधिवेशन में। सेकंड ग्रेड में 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, आगे बात देखिए। ये प्रस्ताव C.R. दास द्वारा पारित किया गया और बनाया गया। C.R. दास ने ही बनाया और उन्होंने ही पारित किया, जबकि पहले C.R. दास भी विरोधी थे इस प्रस्ताव के। C.R. दास पहले विरोधी थे, लेकिन बाद में उनके ही द्वारा ये प्रस्ताव बनाया गया है। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कथन कहा था जो परीक्षा में आया हुआ है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न ये पूछते हैं कि कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि 1 वर्ष के भीतर की उपरोक्त कार्यक्रम हम करेंगे। उपरोक्त कार्यक्रम क्या है? आप समझ गए होंगे। उपरोक्त कार्यक्रम ये है असहयोग करना, सरकार का असहयोग करना, कोई लड़ाई दंगा नहीं करना, कुछ नहीं, हमें सिर्फ असहयोग करना है। सरकार का असहयोग करेंगे तो सरकार जो है, जो अंग्रेज हैं वो अपने आप चले जाएंगे। ऐसा 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य की प्राप्त हो जाएगी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था। भाई समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात? अगर समझ पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें, ठीक है। और अगर कोई सुझाव देना चाहें तो भी कमेंट में आप लोग सुझाव दे सकते हैं। आगे देखिए, आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी ने, जब असहयोगी कर रहे हैं तो सहयोग के कारण महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। पिछली क्लास में आपने देखा था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, इसलिए केसर-ए-हिंद, और अब असहयोग कर रहे हैं तो महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, क्योंकि अब हम असहयोगी हैं, लौटा दी। जमनालाल बजाज ने भी एक उपाधि लौटा दी। कौन सी भाई? राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। इसी आंदोलन के तहत 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ।
और प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ तो हमने उसका क्या किया, बहिष्कार, क्योंकि हमने कांग्रेस का लक्ष्य बना रखा है स्वदेशी व बहिष्कार। और अगर आपको ध्यान में आए तो कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में 1905 के अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स आया तो उसके आगमन का हम बहिष्कार करेंगे निश्चित ही, ठीक है, और उसका स्वागत नहीं करेंगे हम। कांग्रेस के द्वारा उसके आगमन का बहिष्कार किया गया है। अब जब आंदोलन तीव्र गति पकड़ चुका है, जगह जगह पर हड़ताल, जगह जगह पर क्या होंगे, सत्याग्रह, लाठीचार्ज होगा, क्या सरकार के द्वारा लाठीचार्ज भी होगा। लेकिन भारतीय लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी। अहिंसात्मक आंदोलन चलाया है महात्मा गांधी ने, तो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, फिर भी सरकार के द्वारा गिरफ्तारी होंगी। तो प्रश्न बहुत बढ़िया है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रथम व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया वो था मोहम्मद अली जिन्ना। असहयोग आंदोलन में प्रथम गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सभी आदमी एक जैसे नहीं होते, कुछ व्यक्ति अब भी अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, कुछ व्यक्ति भारतीयों का सहयोग करेंगे। तो अंग्रेजों का सहयोग करने वाला एक व्यक्ति है पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने असहयोग विरोधी आंदोलन चलाया। देखो, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने असहयोग विरोधी आंदोलन चलाया है कि हम महात्मा गांधी का जो आंदोलन चल रहा है उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, यानी कि सरकार का हम साथ देंगे। ठीक है, आंदोलन चल रहा है, साल 2 साल आंदोलन चला है। जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, रचनात्मक कार्य किए गए, स्कूल खोली गई, ठीक है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गए, जगह जगह चरखा संघ बनाए गए, लोगों को चरखे बांटे गए, स्वदेशी पर बल दिया गया। क्रम ठीक ठाक चल रहा था। लोगों को ऐसे लगने लग गया कि शायद अब देश एकजुट हो जाएगा, एक अच्छी अवस्था में पहुंच जाएगा। तभी एक बड़ी घटना घटी है और उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड। ध्यान रखना, क्या नाम है अभी, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को हुआ है। ये परीक्षा का सीधा तारीख का प्रश्न है और सीधा ही प्रश्न आ जाता है। कहाँ से है संबंधित, यूपी। उस समय यूपी का नाम था संयुक्त प्रांत, ये और ध्यान रख लेना, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का एक जिला है गोरखपुर और वहाँ चौरी चौरा नामक स्थान है। इस चौरी चौरा नामक स्थान पर गांव के किसान जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। अचानक पुलिस वाले आए और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू किया। अब वही बात, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं है, कुछ ने झेल लिया, कुछ गर्म स्वभाव के थे नहीं झेल पाए और पुलिस वालों की लाठी छीनकर उन्हें की पिटाई शुरू कर दी। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अहिंसा का पालन तो नहीं हो पाया, यानी कि महात्मा गांधी ने सख्त निर्देश दिया था कि अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, पर अब हिंसा हो गई। अब क्या हो गई, हिंसा। पहले पुलिस वालों ने की, फिर गांव के लोगों ने की या कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। अब हिंसा हो ही गई है तो लोगों के मन में एक तरीके से ऐसी बात आ गई कि ठीक है, अब लाठी उठा ली तो उठा लो। तो लोगों ने क्या किया, हिंसा हो गई तो लोगों ने क्या किया भाई, सभी जो पुलिस वाले थे उनके साथ मारपीट करना किया। तो वो पुलिस वाले चौरी चौरा नामक एक पुलिस स्टेशन, जो पुलिस थाना है, इसके अंदर घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। ये थाना है, ठीक है, ये गेट है, इसके अंदर से कुंडी लगा ली और इसमें 22 पुलिसकर्मी थे। कितने थे भाई, 22। अब ये गांव के लोग हैं ना, ये चारों तरफ एकत्रित हो गए, इस प्रकार से चारों तरफ खड़े हो गए और मिट्टी का तेल लाकर इस थाने को इन्होंने क्या किया, जला दिया। अंग्रेज इसके अंदर, जब इन्होंने थाने को ही जला दिया तो 22 पुलिसकर्मी वो जिंदा जल गए। ठीक है, ये बहुत सारे कूदने की प्रयास करे, इधर से कूदे, इधर आए, ये पकड़ के फिर फेंक दिए, फिर पकड़ कर फिर फेंक दिए, इस प्रकार से चलता रहा। क्योंकि इनके मन में भी अब ऐसी कोई भावना नहीं थी कि भाई ये लोग ये जब हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें, इस प्रकार की बात थी। तो देखिए, इस घटना से क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिया गया तो हिंसा हो गई। महात्मा गांधी ने सख्त निर्देश दिया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए तारीख है 12 फरवरी की। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली से आंदोलन वापस लिया, आंदोलन समाप्त कर दिया।
अब जो युवा लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, इनको बहुत बुरा लगा। इनको इसलिए बुरा लगा, इनको लग रहा था कि शायद इस आंदोलन से हम सब एकजुट हो जाएंगे और इस आंदोलन से देश को एकता की राह तक ले आएंगे। पर अब आंदोलन बीच राह में सब कुछ सर्वनाश हो गया। लोगों की नौकरी चली गई, खेतीबाड़ी का नष्ट हो गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गई। उस कंडीशन में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस से ले लिया। प्रश्न का आप ध्यान रखना, कहाँ से वापस लिया है? बारदोली से। और बारदोली कहाँ है, उस बात का भी ध्यान रख लेना, गुजरात में है। उस समय महात्मा गांधी गुजरात थे। उनको पता लगा कब भाई? 12 फरवरी को। और 12 फरवरी को पता लगते ही उन्होंने आंदोलन वापस से ले लिया। अब 1 महीने के बाद, अब 12 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुना दी गई अहमदाबाद जेल में। कौन सी जेल में? अहमदाबाद। और सजा सुनाने वाले जज का नाम अगर परीक्षा में पूछ ले तो उस जज का नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था भाई? ब्रूमफील्ड। सजा सुनाते हुए देखिए उसने क्या कहा था, आप ध्यान दीजिए। सजा सुनाते हुए ब्रूमफील्ड नामक जज ने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, पर ये मेरा पद है। ये मेरा क्या है? पद। इस पद पर रहते हुए मुझे कार्य करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सजा दे रहा हूँ। अगर कभी मौका मिला तो जिंदगी भर आपकी सेवा भी करूँगा। वो जज कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी कि अंग्रेज महात्मा गांधी की जूतियां तक उठाकर ले गए थे ताकि उनकी पूजा कर सके। इतना वो उनको मानने लग गए थे। लेकिन क्रम तो क्रम है, जज का क्रम है तो फैसला सुनाएगा, अपने अपने क्रम का काम है। आगे देखिए, एक नोट है, बहुत ही बढ़िया नोट, 2 या 3 बार परीक्षा में आया हुआ है। हर लाइन वो है जो परीक्षा में आने से संबंधित है। 1924 में महात्मा गांधी रिहा हो गए थे, 1922 में गिरफ्तार हुए थे, 6 वर्ष की सजा हुई थी, तो उस प्रकार से तो 1928 होना चाहिए था। लेकिन वो उनको स्वास्थ्य, उनका एक प्रकार से ऐसा था कि भाई कमज़ोर से हो रहे थे, बुजुर्ग शरीर था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको 1924 में रिहा कर दिया गया। रिहा करते ही वो बेलगांव पहुंचे। बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसके अध्यक्ष बने, और सिर्फ एक बार बने। ये और ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछते महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? आपका उत्तर होगा 1 बार। और कहाँ के अध्यक्ष बने? बेलगांव के। कहाँ के भाई? बेलगांव के। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, स्वराज्य पार्टी गठन सीआर दास व मोतीलाल नेहरू ने किया। क्यों किया? ये चुनाव के मुद्दे को लेकर किया। मुद्दा क्या है भाई? चुनाव में भाग लेना। कांग्रेस कहती है कि हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, पर सीआर दास और मोतीलाल तेजावत कहते हैं कि चुनाव में हिस्सा लेकर सरकार में शामिल होकर भी सुधार कर सकते हैं। इस विवाद के कारण एक अलग से पार्टी बनी, और वो पार्टी कौन सी थी भाई? स्वराज पार्टी। गठन करने वाले ध्यान रखना, परीक्षा में आता है कब? 1923, सीआर दास व मोतीलाल नेहरू। अगला देखिए नोट, एक और नोट आ रहा है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। समाप्ति होने से देश एक तरीके से अंधकार की तरफ चला गया, आगे कोई उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा था। समाप्ति होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कथन कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने इस घटना को राष्ट्रीय संकट की संज्ञा दी है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति राष्ट्रीय संकट है, पूरा देश संकट में डूब रहा है, लोगों ने नौकरी छोड़ी है। ठीक है, सब अपने अपने जो पहले व्यस्त थे अपने अपने कार्यों में, इस आंदोलन को के कारण लोग अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं, और यहाँ तक कि गिरफ्तारी दे चुके हैं, और अब आप आंदोलन को भी समाप्त कर चुके हो। तो समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। वीडियो को कुछ समय तक देखें, देखने के बाद निश्चित ही समझ में आएगा। और जिन्होंने ये इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल कम समझ में आएगा। इसलिए क्रमबद्ध हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग 5 वीडियो हैं, इनको क्रमबद्ध देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन से आने वाला कोई भी प्रश्न इस क्लास से, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो पटवार हो। तो देखिए क्या हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का एक व्यापक आंदोलन, बड़ा आंदोलन। पहले तो इसको समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? विनती पूर्वक आज्ञा नहीं मानना। बात समझ रहे होंगे, यानी कि अंग्रेज हमें आज्ञा देंगे, हम उनके यहाँ काम करते हैं, ठीक है,
तो हमें विनती पूर्वक मना करना है कि हम आपका ये काम नहीं करेंगे, मतलब लठ के साथ नहीं, विनती पूर्वक कहेंगे कि आप कुछ भी करो, हम ये काम नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती हमसे चौकीदारी थोड़ी करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती हमसे पढ़वा थोड़ी सकते हैं। तब हम आसानी से शायद आज़ाद हो जाएं, या हमारा आंदोलन एक बड़ा रूप पकड़ सकता है। ये सोचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया 1930। और कब किया? 6 अप्रैल 1930। ये प्रश्न भी आता रहता है, कैसे, वो पूरी कहानी बताऊंगा, आप सुनिए ध्यान से। हाँ देखिए, 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया समाचार पत्र है महात्मा गांधी का। इस समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे इरविन के सामने रखी। इरविन क्या है? गवर्नर जनरल। और इसमें मुख्य मांग था नमक पर कर हटाना, नमक पर कर हटाना, ये मुख्य मांग थी। ऐसी कुछ मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र में 11 सूत्री मांग रखी इरविन के सामने, और इरविन ने मना कर दी, वो मांगे स्वीकार नहीं की। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर एक कथन आ रहा है, देखिए ये कथन है, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यानी कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, प्यार प्रेम से मैं कोई काम कहना चाहता था, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो अब आंदोलन के लिए तैयार रहें, ठीक है। अब आगे की जो भी घटना होगी उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, ये कहकर आगे 14 फरवरी 1932 को, 14 फरवरी 1930 ही है, 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया गया कि चलो एक यात्रा निकालते हैं बहुत बड़ी, उस यात्रा से लोगों में जागरूकता आएगी और वो आंदोलन से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आंदोलन भाई मेरा नहीं है, अपना नहीं है, ये तो देश का है, पूरे देश का है। तो आंदोलन का निर्णय कहाँ से लिया गया, ये प्रश्न बन जाएगा। तो साबरमती आश्रम से लिया गया। अब निर्णय लेने के बाद एक यात्रा करनी थी, तो यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा। कब शुरू हुई, ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई और 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। इसको पूरी होने में 24 दिन लगे। कितने दिन लगे भाई? 24 दिन। देखना कहाँ से शुरू है, साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील है, यानी कि प्रत्येक दिन 10 मील हो गया। प्रत्येक दिन कितना मील हो गया भाई? 10 मील। इस समय महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि बूढ़ा शरीर है, ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा और दांडी तक पहुँचने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे भी और नमक कानून का उल्लंघन भी किया, ठीक है। वहाँ पहुँचकर 6 अप्रैल को पहुँचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। यानी नमक पर हम कर नहीं देंगे, नमक एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, तो कम से कम नमक बनाने का अधिकार हमें दे दो और नमक पर कर हटा दो, इस प्रकार से कुछ मांगे थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना, ये जो यात्रा थी ना, इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। नेपोलियन भी राजा बनने के लिए पेरिस चला था, तो उसके साथ हजारों की भीड़ जुड़ी थी। ऐसे ही महात्मा गांधी जब चले तब 78 अनुयायी थे, लेकिन आगे पहुँचे तो लाखों की भीड़ पहुँच चुकी थी। और उस लाखों की भीड़ के बीच में उन्होंने क्या किया था, मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। तो तेज़ी से उल्लंघन होने लग गया, हर व्यक्ति नमक बनाने लग गया और नमक पर कर देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से एक छोटा आंदोलन जन आंदोलन बन गया। तो महात्मा गांधी का एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, ठीक है। तो योगदान यही रहा कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक किया है, बड़े तौर पर फैलाने का काम किया है, और कोई योगदान नहीं रहेगा। तो वो पूरा प्रश्न का ध्यान रख लेना आप। हाँ, अपना टॉपिक चल रहा था, देखिए यहाँ पर लिखा यह आंदोलन, कौन सा आंदोलन चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अनेक स्थानों पर चला है, ठीक है, एक स्थान पर तो है, चल ही नहीं रहा। तो सबसे पहले देखिए पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ का मुख्य केंद्र देखिए। पहले तो पश्चिमोत्तर भारत में आंदोलन का मुख्य केंद्र है पेशावर, है ना। नेतृत्व कर रहा है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान
एक गांधीवादी नेता थे, गांधी जैसी उनकी चाल चलन, उनका तरीका तौर तरीका ये सब, इसलिए इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। और उसके अलावा फ़क्र ए अफ़गान कहते हैं। दो तीन नाम हो गए इनको। इन्होंने एक पार्टी बना रखी थी, पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार, और इसी पार्टी का नाम पड़ा था लाल कुर्ती दल। खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल। जबकि इन्होंने दो समाचार पत्र लिखे, एक का नाम है पख्तून और एक का नाम है 10 रोज़ा। ये परीक्षाओं में आने लायक प्रश्न है कि पख्तून नामक समाचार पत्र किसने लिखा है, ठीक है, या सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, या लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था। तो पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने आंदोलन किया था और मुख्य केंद्र था पेशावर। यहाँ पर प्रश्न ये भी बढ़िया आ सकता है कि पश्चिमोत्तर भारत एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हवाई हमले के द्वारा आंदोलन को कुचला गया था। आंदोलन कुचला गया, ये एकमात्र स्थान था इन आंदोलनों के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जहां पर हवाई हमलों के द्वारा आंदोलन कुचला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्थान है पूर्वोत्तर भारत। यहाँ का मुख्य नेतृत्वकर्ता एक यदुनाग और एक गैडिनेलु। ये दोनों क्या हैं, भाई बहन। दोनों क्या है भाई, भाई बहन। गैडिनेलु 13 वर्षीय बालिका है। सोचो आप, 13 वर्षीय बालिका आंदोलन कर रही है। इन्होंने असम में जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम जियाल रंग आंदोलन था। क्या नाम था भाई, जियाल रंग। पूर्वोत्तर भारत में चलने वाले आंदोलन का नाम था जियाल रंग आंदोलन। तो गैडिनेलु ने लड़कियों की एक सेना बनाई और उस सेना का नाम रखा मंजरी सेना, और यदुनाग ने लड़कों की सेना बनाई, उसका नाम था वानर सेना। तो यदुनाग जो था, यदुनाग समझे को, यदुनाग को फांसी दे दी गई, फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, और अगर हम बात करें गैडिनेलु को जेल में डाल दिया गया। देश की लगभग आज़ादी हुई तब जाके इसको रिहा किया गया। महात्मा गांधी ने इसे रानी का नाम दिया था। गैडिनेलु को जवाहरलाल नेहरू ने रानी कहा था, और साथ में ये कहा था कि भारत जब तक रहेगा आपके योगदान को आने वाला भारत याद करता रहेगा। अब कोई करता है कि नहीं करता वो एक अलग बात है, बाकी नेहरू ने ऐसा कहा। अगला केंद्र बम्बई। बम्बई के क्षेत्र में मुख्य केंद्र धरासना है। धरासना में नेतृत्व करने वाले सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब, इन लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन चल रहा था, सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लोगों का दमन किया गया। इतनी तेजी से दमन किया गया, महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को तेजी से पीटा गया, घोड़े दौड़ाए गए, ठीक है, गिरफ्तारियां की गई। इस दमन को देखकर अमेरिकी पत्रकार जिसका नाम था वेब मिलर ने अपनी पुस्तक का नाम था न्यू फ्रीमैन। वेब मिलर ने अपनी पुस्तक न्यू फ्रीमैन में लिखा है, क्या लिखा, मैंने ऐसा दमन कभी नहीं देखा, जिंदगी में कभी भी ऐसा दमन नहीं देखा, इतना खतरनाक दमन हुआ है। गांधी जी को भी क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में रखा गया। ध्यान रखना, कौन सा आंदोलन चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पूना की यरवदा जेल में डाल दिया गया। कई दिनों गए जेल में रहते। अब उधर ब्रिटेन की सरकार जो है, उसके द्वारा दबाव दिया गया कि कोई एक समझौता करना है जिसका नाम था गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन तभी सफल हो जब भारत से कोई जाए, नहीं तो वो सफल नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा कि एक समझौता करना पड़ेगा, जिन जिन नेताओं को जेल में डाला गया उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के तहत एक समझौता हुआ, इसी का नाम है गांधी इरविन समझौता। तारीख सीधा परीक्षा में पूछते हैं, आप ध्यान रखना, 5 मार्च 1931। इसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दिल्ली पैक्ट। क्यों, क्योंकि दिल्ली में हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए दिल्ली पैक्ट कहलाता है। किसके बीच, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। 2 एक शर्त गांधी जी की, 2 एक शर्त लॉर्ड इरविन की। गांधी जी की शर्तें थी कि भाई जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ो, नमक पर से टैक्स हटा दो,
है ना, और नमक बनाने का अधिकार दे दो। लॉर्ड इरविन ने ये बातें मान ली। लॉर्ड इरविन ने शर्त रखी कि आगे से कोई आंदोलन नहीं होगा। महात्मा गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया। के एम मुंशी ने इस आंदोलन को युग परिवर्तनकारी घटना कहा। किसने? के एम मुंशी ने। साथ में सरोजनी नायडू, जिनके साथ इतना दमन बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उन्होंने इसे कहा है दो महात्माओं का मिलन, एक महात्मा गांधी और एक महात्मा इरविन। तो ये कथन परीक्षाओं में आते रहते हैं, उनका भी ध्यान रखना। 20 से ऊपर के कथन हमारे आ जाएंगे। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, कम से कम 3 क्लासों का टॉपिक है महात्मा गांधी वाला, क्योंकि अकेले महात्मा गांधी को नहीं पढ़ रहे, साथ में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दो एक नोट देखना। नोट देखिए, नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इसे अस्वीकार किया था। ये जो समझौता ना गांधी इरविन, क्यों किया था? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें थी, बहुत से युवाओं को जेल से छोड़ा नहीं गया था। जैसे हम बात करें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो भी उसी समय की बात है। महात्मा गांधी इस समझौते के माध्यम से उन युवाओं को जेल से छुड़ा नहीं पाए। तो युवा जो लोग हैं, जैसे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने इस समझौते को अस्वीकार कर लिया था कि हम नहीं मानते ऐसे समझौते को। लेकिन कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, इस प्रश्न का ध्यान रखना। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन किया, ध्यान रखना, 1931 में। उस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा किए गए समझौते को कांग्रेस ने तो स्वीकार कर ही लिया। पहले तो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। तब गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। यानी कि आप सब लोग मेरे पीछे लगे हो, आप सब लोग मैं जो करता हूँ वो करना नहीं चाहते। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। जब इतनी बातें हुई तब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया। और इस समझौते को स्वीकार करके क्या किया जाएगा? अब महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। और गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब भेजा जाएगा ना, तब वहाँ पर क्या फैसला होता है, ठीक है, वही आगे की रणनीति होगी। तो आज की हमारी जो क्लास है, उस क्लास में हम यहीं तक की क्लास रखेंगे। इसके बाद वाला यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक वीडियो रहेगा, उसमें महात्मा गांधी से संबंधित या फिर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित या फिर स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे वीडियो पर आए हैं वो पूरा देखें और उसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई बात हो, कोई सुझाव देना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पुनः एक बार धन्यवाद।